गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स जो है कंप्लीट किए थे, जो कि रेगुलेट, कन्फर्म और इस टाइप के जो टॉपिक्स थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, विच वॉज रेस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू दी करंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। सबसे पहली बात, अडेप्टेशन होता क्या है? ठीक है, अडेप्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाला ऐसा चेंज होता है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को उसके करंट हैबिटेट में एडजस्ट करने में, सर्वाइव करने में या थ्राइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी रिजिडिटी मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, मतलब उनके लिए एक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए वो रिजिड होंगे अगर, या सेट ऑफ रिसोर्सेज के लिए अगर वो लोग रिजिड रहेंगे, और मान के चलो कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस या वो रिसोर्सेज उनको हर समय अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो अपनी बॉडी में रिजिडिटी मेंटेन करके रखेंगे तो उस रिजिडिटी के वजह से कई बार अनफेवरेबल कंडीशन में उनके सर्वाइवल पर बात आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर उनको उनके लायक कंडीशंस नहीं मिले, ठीक है, और उन्होंने अगर उस कंडीशन के लिए रिजिडिटी मेंटेन करी, मतलब एडजस्ट नहीं किया उन्होंने, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो उनको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म को इजीली किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो एडेप्टेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन डेवलप हो जाते हैं। एडेप्टेशंस जो हैं वो ओवर द कोर्स ऑफ अ टाइम डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज कुछ हुआ और अगले दिन ऑर्गेनिज्म उसके लिए अडेप्ट हो गया। ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट होने के लिए, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत सालों का समय लगता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल वाइज देख रहे हैं, ठीक है, जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए थे, ठीक है, ये कहा जाता है कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से ही डेवलप हुए। ठीक है, अब अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स उड़ते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन बर्ड्स जो है उनके पास फ्लाइट की कैपेसिटी है। अब बर्ड्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि उनके बोन्स हॉलो होते हैं, उनके बॉडी पे फेदर्स होते हैं, बॉडी उनकी स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस जो है उनकी बॉडी में धीरे 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 कई हजार सालों में प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, कई हजार सालों के बाद जब ये चेंज आया होगा तब फाइनली उनकी बॉडी का जो करंट फॉर्म है या उनकी बॉडी करंटली जैसी दिखती है वैसी बनी होगी। ठीक है, तो अडेप्टेशंस जो है वो कई लाखों करोड़ों साल में धीरे 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 होते जाते हैं। इवोल्यूशन के थ्रू जो है अडेप्टेशंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और अडेप्टेशंस प्रोड्यूस होने का सबसे इजी एक्सप्लेनेशन हम लोग ये दे सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के हेल्प से ही जो है अडेप्टेशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप होते हैं। ठीक है, अब अडेप्टेशंस जो होते हैं उनको बेसिकली हम लोग ब्रॉड कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, दूसरा है फिजियोलॉजिकल और तीसरा है बिहेवियरल अडेप्टेशंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऐसे अडेप्टेशंस हैं जहां ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के मॉर्फोलॉजी में चेंज लाता है सो दैट कि वो किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, जैसे अगर इससे हम लोग एग्जांपल लें मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन का, तो हम लोग ये आर्कटिक एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो एकदम कोल्डर रीजन्स में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक एलेंस रूल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एलेंस रूल ये कहता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हाथ पैर यानी कि उनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स उनके छोटे होते हैं और उनके कान जो हैं वो बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर छोटे हाथ पैर होते हैं, छोटे कान होते हैं, तो उससे उनकी बॉडी की जो हीट है वो रिटेन होती है और उनकी बॉडी की जो हीट है उनके बॉडी से बाहर इजीली एस्केप नहीं कर पाती। तो कोल्डर क्लाइमेट में उनको अपनी बॉडी को गर्म रखने में ये अडेप्टेशंस जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कोल्डर क्लाइमेट्स में ऑर्गेनिज्म के छोटे कान होना और छोटे लिम्स होना, ठीक है,
एडेप्टेशन है विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द एलेंस रूल। ठीक है, अब अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन बनाएं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन बेसिकली ऐसा एडेप्टेशन है जहाँ पे हम लोग अपने बॉडी के अंदर के जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस में हम लोग चेंज लेकर के आते हैं, ठीक है, और उस चेंज के हेल्प से हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ये देंगे कि अगर कोई भी ह्यूमन, कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए या किसी भी पहाड़ पे चढ़ाई करने के लिए जा रहा है जहाँ पे नॉर्मली बर्फ रहती है, ठीक है, तो जनरली ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जहाँ कहीं भी रहते हो, ये लोग उस पहाड़ के पास जाकर के एक बेस कैंप सेटअप होता है। ठीक है, बेस कैंप उस पहाड़ के बिल्कुल बेस पे होता है और वहाँ पर ये जो माउंटेनियर्स रहते हैं इनको कुछ दिन तक, मतलब हफ्ते या 10 दिन तक वहाँ पे बेस कैंप पे पहले रहना पड़ता है, उसके बाद फिर वो लोग पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। ऐसा किस लिए होता है कि अगर कोई इंसान अगर छत्तीसगढ़ से निकल के अचानक से चले जाए कि मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है और वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो ऑब्वियसली उस पर्सन के बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब जब कोई भी पर्सन एकदम ऊंचाई पे जाता है, पहाड़ वाले एरिया में जाता है, एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, एयर का प्रेशर जो है वो भी कम रहता है। ठीक है, तो उस वजह से इंसान की बॉडी पे फर्क पड़ता है, इंसान को चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, हल्का हल्का बेहोशी लगता है, उसको सांस ठीक से ले नहीं पाता है। ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो पर्सन को फेस करने पड़ते हैं। हालांकि ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी हाइट पे जा करके 10 या 12 दिन रहेगा तो धीरे धीरे उसके बॉडी में एडजस्टमेंट हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होगा? हाई एल्टीट्यूड पे रहने की वजह से हमको वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन बॉडी को तो उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनफैक्ट ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है पहाड़ चढ़ने के टाइम पे। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है अपने आप। ठीक है, तो आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज होने में कुछ दिनों का समय लगता है। ठीक है, हाँ, हाइट में जाना। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस होने में थोड़े दिन का समय लगता है। इसीलिए कोई भी पहाड़ चढ़ने के लिए जब कोई इंसान जाता है तो उसको बेस कैंप में कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन रहना पड़ता है, सो दैट उसकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ जाए, उसकी बॉडी जो है हायर एल्टीट्यूड के लिए क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। उसके बाद में वो लोग पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं, तब उनको पहाड़ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को और किसी पहाड़ी आदमी को आप कंपेयर करोगे, मतलब लेह लद्दाख में रहने वाला कोई पर्सन है, उसको नॉर्मल बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट में रहने वाले किसी पर्सन के साथ कंपेयर करोगे, तो लेह लद्दाख में जो पर्सन रहता है उसके बॉडी में आरबीसीज का नंबर भी ज़्यादा होगा, उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उनके बॉडी में हमेशा, मतलब अब उनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है उस चीज़ के लिए, उनकी बॉडी में नेचुरली ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो हमारी बॉडी जो है ये एडजस्टमेंट करने के लिए हफ्ते या 10 दिन का टाइम लेती है। तो इस तरीके का जो एडजस्टमेंट है या जो एडेप्टेशन है उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में। बिहेवियरल एडेप्टेशन सिंपली ये कहता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने बिहेवियर में चेंज ले रहा है, ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करें, तब उसको हम लोग बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मगरमच्छ के बारे में बात करें, ठीक है, मगरमच्छ जो है वो जनरली कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, तो मगरमच्छ जो है गर्मी के मौसम में ज़्यादातर पानी के अंदर रहना पसंद करता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम रहता है, तो उसको अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। और जब ठंड का मौसम होता है तो मगरमच्छ निकल करके धूप में ज़्यादातर मुँह खोल के पड़ा रहता है, सो दैट उससे उसको ज़्यादा टेम्परेचर अपने बॉडी का इंक्रीज करने में धूप की वजह से हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में
सीजन या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज लेकर के आता है तो उसको हम लोग बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। सिंपल समझ आया? ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है सो दैट वो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। जैसे कि अगर हम लोग भालू को ही एग्जाम्पल वाइज ले लें, ठीक है, तो यहाँ इंडिया में रहने वाला भालू और आर्कटिक सर्कल में रहने वाला जो भालू है दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? हमारे यहाँ पे जो भालू मिलता है एक तो उसके स्किन का कलर अलग है, मतलब उसके फर का कलर ब्लैक होता है, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाला भालू है उसके फर का कलर वाइट होता है। तो ये भी एक तरीके का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्नो में भालू जो है उसको छुपने में हेल्प मिलेगी वाइट कलर के फर के वजह से, ठीक है। और हमारे यहाँ जो काला भालू है तो वो तो पत्तियों के बीच में, झाड़ियों के बीच में घुस जाएगा, काले कलर के वजह से पता नहीं चलेगा। ये एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। अगर फिर एक और एग्जांपल ले हम लोग, हमारे यहाँ पे जो प्लेन्स में जो भालू मिलता है उसके बॉडी में फैट का कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में जो पोलर बियर रहेगा उसके बॉडी में फ्लावर का बहुत मोटा लेयर, फैट का बहुत मोटा लेयर उसके स्किन के नीचे रहेगा जिससे कि उसको इंसुलेशन मिले, ठीक है। तो ये जो बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफरेंट हर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेटेजी होती है जिसके हेल्प से वो अपने अपने एनवायरनमेंट में एडेप्टेशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो प्लांट्स में अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं और एनिमल्स में अलग स्ट्रेटेजीज होती है। ब्रीफ में सबको हम लोग हल्के से डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स में एडेप्टेशन टू लाइट होता है, एडेप्टेशन टू ज़्यादा वाटर या वाटर स्कैर्सिटी यानी कि कम वाटर के केस में भी एडेप्टेशंस होते हैं, हीट के रिस्पॉन्स में भी एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल अगर हम लोग एडेप्टेशंस टू हीट के बारे में बात करें, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सर्टेन एडेप्टेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हम लोग कैक्टस का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है। जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादातर कैक्टस मिलता है। कैक्टस के फीचर्स के बारे में सबको पता है, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन, ठीक है, स्टेम स्पंजी हो जाता है, उसके अंदर फूड और वाटर स्टोर होता है, स्टेम ग्रीन कलर का हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है, रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम होता है और रूट्स जो है बहुत डीप विद इन द अर्थ जाते हैं पानी के खोज में, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पे कैक्टस ग्रो कर रहा है वहाँ वहाँ पे वाटर का सोर्स ज़रूर होगा, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। तो कैक्टस इज अ साइन दैट वाटर सोर्स इज प्रेजेंट ओवर देयर बीनीथ द ग्राउंड, ठीक है, ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। तो हीट के रेस्पॉन्स में जो है एडेप्टेशंस आपको कैक्टस में इजीली देखने के लिए मिलेंगी। या फिर अगर हम लोग बबूल और कीकर के प्लांट के बारे में बात करें तो बबूल का पत्ता देखे हो या शमी के पेड़ का पत्ता देखे हो, कितने छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनके, ठीक है, पत्ते बहुत छोटे होंगे उनके, मतलब पेड़ों के ऊपर कांटे ज़्यादा होते हैं, बबूल के तो कांटे ये बड़े बड़े और काफ़ी मोटे कांटे होते हैं उनके, ठीक है। तो ये जो एडेप्टेशन है ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? पहले तो पानी कम होता है वहाँ पे, तो अगर पत्ते छोटे होंगे तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा, यानी कि वाटर लॉस कम होगा और प्लांट जो है वो वाटर को रिटेन कर पाएगा। और बड़े बड़े कांटे होने का रीज़न क्या है कि एनिमल्स जो हैं आ करके प्लांट को चर के खा देंगे, उससे बचने के लिए जो है लीव्स ही मॉडिफाई होकर के स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं उससे बचा जा सके, ठीक है। और इनके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स टैप रूट सिस्टम होता है, बहुत डीप विद इन द अर्थ जाते हैं। कितना डीप जाते हैं डिपेंड करता है कि कितने जल्दी उनको पानी मिलेगा। जहाँ पे पानी मिलेगा, जिस डायरेक्शन में पानी मिलेगा उस डायरेक्शन की तरफ जो है रूट्स इनके भागते हैं। तो इस तरीके के एडेप्टेशंस जो है ये हमको ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एडेप्टेशन टू लाइट के बारे में बात करें तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं सन लविंग और दूसरे होते हैं शेड लविंग, ठीक है। सन लविंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, ठीक है। और शेड लविंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, जो हल्की फुल्की धूप में अपना काम चला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं हीलोफाइट्स और दूसरे होते हैं स्नोफाइट्स।
ठीक है। हीलियोफाइट्स होते हैं सन लिविंग, ठीक है। इनको मतलब 10 से 12 घंटे कड़ी धूप की ज़रूरत होती है हीलियोफाइट्स को, ठीक है। और जो सियोफाइट्स होते हैं इनको अगर 2 से 4 घंटे या 5 घंटे भी धूप मिल जाए और वो भी हल्की धूप भी मिले, ठीक है, तो भी ये अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो हीलियोफाइट्स हैं उनके अंदर जो है अलग तरीके के आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पत्ते बड़े होंगे, ठीक है। इनके बीच में जो पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर क्यूटिकल का अच्छा मोटा लेयर होता है ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है वो लीफ के लोअर सरफेस पे ही होता है और स्टोमेटा लीफ के एकदम अंदर धंसा हुआ होता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक सके, ठीक है। और इंटरनोड्स जो होते हैं इनके शॉर्ट होते हैं, स्टेम इनका थिक होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग शेड लविंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो इनके पत्ते छोटे होते हैं, ठीक है। पत्तों के ऊपर क्यूटिकल का लेयर नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। ज़्यादातर छांव में होते हैं, इनके इंटरनोड्स ज़्यादा लंबे होते हैं, स्टेम्स जो है वो ज़्यादा हार्ड या वुडी नहीं होते, स्टेम्स जो है जनरली हर्बेशियस या सॉफ्ट होते हैं। तो हीलियोफाइट्स की कैटेगरी में जितने भी हायर प्लांट्स हैं, जितने भी बड़े ट्रीज वगैरह हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स और हर्ब्स वगैरह होते हैं जैसे तुलसी, पुदीना वगैरह वगैरह जो हर्ब्स होते हैं उन सबको हम लोग सियोफाइट्स के कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन आता है। उसके अलावा अगर अडेप्टेशन टू वाटर या वाटर स्कैर्सिटी के बारे में हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करें तो जो प्लांट्स पानी के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड रहते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स के ऊपर लीव्स के ऊपर जो है म्यूसिलेज का लेयर मिलता है, ठीक है। म्यूसिलेज क्या करता है, पानी में रहते हुए भी प्लांट्स के जो लीव है उनको सड़ने से बचाता है, ठीक है। उनके अंदर या फिर अगर हम दूसरे फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करें जैसे सिंघाड़ा वगैरह की या कमल की हम लोग बात करें, ठीक है, कमल या वाटर लिली की बात करें तो उनके रूट्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। कमल ककड़ी सब लोग देखे हैं, ढेंस है ना, तो उसके अंदर कैसे पूरे होल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो हॉलो रूट्स होते हैं वो कमल को या वाटर लिली को पानी के सरफेस पे तैरने में हेल्प करते हैं। उनके जो पत्ते होते हैं बहुत लाइट होते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है जिससे कि पानी उनको सड़ा ना दे, ठीक है। तो इस तरीके के सर्टन अडेप्टेशंस जो है वो प्लांट्स में भी देखने के लिए मिलते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे अडेप्टेशंस क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को उनके करंट एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में और सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, एक और अडेप्टेशन है तुम लोगों के बुक में भी नहीं दिया है, मेरे बुक में भी नहीं दिया है, उसके बारे में बताऊंगी। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पता है सबको, ठीक है, जैसे पिचर प्लांट होता है, नेपेंथस होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये बेसिकली ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इस तरीके से ले करके आते हैं कि वो जैसे अगर हम लोग पिचर प्लांट के बारे में ही बात करें, ठीक है, तो पिचर प्लांट में लीव्स जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई करके ऐसे पिचर के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। इसके ऊपर एक लिड होता है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। फ्लूइड जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स जैसे ही अंदर घुसते हैं तो फ्लूइड में चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे और इंसेक्ट्स के बॉडी में जो भी नाइट्रोजन रहता है उसको फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन ही है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि उनको उनके करंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, अब ये तो प्लांट्स के बारे में बात हुई। एनिमल्स में भी सर्टेन स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू एनिमल्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। एनिमल्स के केस में अगर हम लोग बात करें
ठीक है। एनिमल्स के केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये 4 स्ट्रेटजीज हैं जिसके हेल्प से ऑर्गेनिजम्स जो है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहला कैमोफ्लेज, फिर मिमिक्री, फिर बॉन्डिंग, कलरेशन एंड लास्टली इकोपोलेशन। ठीक है। अब कैमोफ्लेज जो वर्ड है उसके बारे में मतलब उसका मीनिंग क्या है बता सकते हो? मतलब अपने आप को प्लांट के कलर पे ही मतलब हाइड करना, जैसे कि जैसे कि पोलर बियर जो वाइट कलर में रहते हैं वो अपने लिए मतलब कैमोफ्लेज टाइप का जो बर्फ और उसमें कलर मिक्स हो जाता है तो वो पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, ठीक है। कैमोफ्लेज जो है वो बेसिकली ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है उसको वो अपने आप के आसपास के एनवायरनमेंट में इस तरीके से घुल मिल जाता है कि उसको पहचानना या उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, या उसको देख पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो कैमोफ्लेज जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग गिरगिट का दे सकते हैं। ठीक है। गिरगिट जो है वो अपने बॉडी में क्या करता है, कलर चेंजेस लेकर के आता है। जैसे अगर किसी सीमेंट के ऊपर अगर ऐसी दीवार है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं हुआ है, ऐसी सीमेंट की दीवार के ऊपर अगर गिरगिट बैठा है तो वो अपने बॉडी का कलर सीमेंट के कलर से चेंज कर लेगा। ठीक है। या फिर अगर किसी पेड़ पे है, ठीक है, तो अपने आप को चेंज करके मतलब अपने बॉडी के कलर को चेंज करके ग्रीन कलर का कर लेगा, सो दैट पत्तों के बीच में हम लोग उसको पहचान ना पाए। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जहाँ ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में इस तरीके से छिपा लेते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, उस स्ट्रेटजी को हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है। अब ये कैमोफ्लेज का जो टेक्निक है सिर्फ गिरगिट में ही नहीं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि टाइगर हो गया, लेपर्ड वगैरह हो गए। ठीक है। इनके बॉडी का कलर जो है ये सूखे मतलब पैरा जैसा कलर का होता है ना, पैरे के कलर जैसा होता है। तो अगर सूखी घास में जाकर के ये एनिमल्स छुप करके बैठ जाएं तो इनको खोज पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैमोफ्लेज का जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं, अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के साथ मिक्स करके छुपा लेते हैं और उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये पहली टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं मिमिक्री। मिमिक्री करने का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, नकल करना। ठीक है। तो मिमिक्री के टेक्निक में बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। ठीक है। अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज करता है, चेंज नहीं करता मतलब नेचुरली उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर घुल मिल जाए। जैसे कि एक इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टिक इंसेक्ट। होता है स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट जो है इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल ऐसे छोटी लकड़ी के जैसा होता है। ठीक है। मतलब लकड़ी, हाँ, लकड़ी का जैसा कलर होता है ना, नॉर्मल कोई लकड़ी का टुकड़ा है ब्राउन कलर का होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, कोई पुरानी लकड़ी होती है। ठीक है। तो वैसे ही उसका मतलब शेप ऐसे ही होता है, स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, कलर वगैरह सब कुछ ऐसा ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि उसके हाथ पैर होते हैं, वो मूव कर सकता है। तो ये देखने में बिल्कुल एकदम लकड़ी के टुकड़े के जैसा दिखेगा, उसको मिमिक करेगा। तो अगर ये स्टिक इंसेक्ट जाकर के किसी लकड़ी के ऊपर बैठ जाए तो लकड़ी में और इंसेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। ठीक है। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मिमिक्री का। 2 बटरफ्लाईज होती हैं, एक होता है वाइसरॉय बटरफ्लाई और दूसरा होता है मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? वाइसरॉय और मोनार्क बटरफ्लाई दोनों के बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं, मतलब बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, मेंढक वगैरह हैं, ठीक है, या दूसरे बर्ड्स वगैरह हैं, वो इनको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अब मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये देखने में बड़ी सुंदर दिखती है। ठीक है। लेकिन इसमें एक खराबी क्या है कि इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको खाए तो इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, कड़वा सा, बहुत खराब टेस्ट होता है। ठीक है। अब वाइसरॉय बटरफ्लाई के बारे में अगर हम लोग बात करें, वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स पे जो पैटर्न होता है उसको क्या करता है, मिमिक करता है, उसकी नकल करता है। ठीक है। लेकिन वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है उसको खाया जा सकता है, मतलब वो खाने लायक टेस्ट का होता है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि अपने विंग्स के पैटर्न को उसने मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे बना लिया है।
तो कोई प्रीडेटर अगर आया, उसने वाइसरॉय बटरफ्लाई को देखा, तो वो क्या सोचेगा, यार ये तो मोनार्क बटरफ्लाई है, इसको मैं खाऊंगा तो मेरे मुंह का टेस्ट बर्बाद हो जाएगा, तो वो वाइसरॉय बटरफ्लाई को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को बचाने का एक तरीका है ये, ठीक है। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं मिमिक्री। या फिर अगर हम लोग और एक एग्जांपल लें, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि कोयल जो है बहुत सारे अलग अलग चिड़िया का आवाज़ निकाल सकती है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक मिमिक्री का टेक्निक है, ठीक है। तो कोयल क्या करती है, अलग अलग जो चिड़िया हैं, ठीक है, उसका आवाज़ निकालती है, उसका आवाज़ निकाल करके क्या करती है, वो उनको मिमिक करती है। तो अगर कोई प्रीडेटर है, ठीक है, जो कोयल को अटैक करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो कोयल उस टाइम पे किसी बड़े बर्ड का अगर आवाज़ निकाले तो वो प्रीडेटर हो सकता है कि कोयल को अटैक ना करे, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी एक तरीका बन जाता है मिमिक्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वार्निंग कलरेशन की, ठीक है। वार्निंग कलरेशन में बेसिकली क्या होता है कि एनिमल्स अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, ये शो करने के लिए कि भाई अगर कोई भी प्रीडेटर सामने से मुझे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो मैं अपने बॉडी के कलर में चेंज प्रोड्यूस करूंगी, जिसको कि देख के प्रीडेटर जो है डर जाएगा, डर करके मुझ पे अटैक नहीं करेगा, मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है वार्निंग कलरेशन का डार्ट फ्रॉग्स, ठीक है। डार्ट फ्रॉग्स क्या करते हैं, ये ज़्यादातर ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो डार्ट फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो ब्राइट कलरेशन का प्रोड्यूस होना है वो ये शो करता है कि भाई ये पॉइजनस है। तो कोई भी प्रेडेटर जो है वो डार्ट फ्रॉग्स को अगर दूर से भी देख लेता है तो वहाँ से हट जाता है, क्योंकि प्रेडेटर को समझ में आ जाता है कि अगर मैंने इसको कंज्यूम किया तो इसके साथ साथ मैं भी ऊपर चले जाऊँगा, ठीक है। तो कलरेशन प्रोड्यूस करके ऑर्गेनिजम्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फाइनली हम लोग आते हैं इकोपोलेशन। एस्टिवेशन बुक में दिया है, Birds when this is the property of the birds. ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरी बुक में नहीं दिया है एस्टिवेशन। Estivation like it is like hibernation. Suspend में देखो, suspend ये देखो, इसमें देखो। अच्छा, ठीक, ये हाइबरनेशन के जैसे ही होता है। हाइबरनेशन के जैसे ही है, ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है और उस टाइम पे उसकी बॉडी में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। अब फाइनली हम लोग आते हैं इकोपोलेशन पे। इकोपोलेशन जो है ये वो टेक्निक है जिसको कि चमगादड़ यूज करता है, ठीक है। चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, सबको पता है, ठीक है। तो चमगादड़ क्या करता है, चमगादड़ साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साउंड वेव्स जो सोनार की टेक्निक होती है, ठीक है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। साउंड वेव्स अगर सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उससे टकरा के वापस लौटती है। तो बैट जो है कितने मतलब वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है, ठीक है, या कितना हर्ट्ज ऑफ साउंड वापस वहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, उस चीज़ के बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो कितना दूर है, और उस चीज़ को कैलकुलेट करके फिर वो उड़ता है। तो ये जो इकोपोलेशन की टेक्निक है ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो ब्लाइंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और उनको अपना जो पाथ है या उनको अपना रास्ता जो है वो नेविगेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये भी एक अडेप्टेशन है, क्योंकि बैट के पास आंखें नहीं होती है तो वो साउंड के हेल्प से नेविगेट करता है और प्लेस टू प्लेस उड़ करके जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? चलो, तो और भी अडेप्टेशन है। ये तो कुछ स्ट्रेटेजीज थी, जैसे कि अगर कहीं पानी की कमी हो तो पानी की कमी होने से एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे उस दिन कैमल का एग्जांपल दिया था मैंने, कैमल के पास हम्प होता है, हम्प में वो पानी को स्टोर करके रखता है। वैसे ही एक ऑस्ट्रेलिया में कैंगारू रैट होता है, ठीक है। कंगारू रैट जो होता है वो एक्सटर्नली मतलब बाहर से कहीं से पानी नहीं पीता है, वो जनरली ड्राई सीड्स को कंज्यूम करता है। ड्राई सीड्स में से ही उसको जो
थोड़ा बहुत पानी मिलता है उससे काम चला लेता है, या फिर उसके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी कई बार वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उस वाटर का ही यूज करके कंगारू रैट जो है अपना काम चला लेता है, बाहर से उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर अगर हम लोग कोल्ड के अगेंस्ट अगर एडेप्टेशंस के बारे में बात करें तो पोलर बियर का एग्जांपल हमारे पास है। पोलर बियर के बॉडी में फैट की लेयर होती है जो उसको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे एडेप्टेशंस जैसे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, याद है, थर्मो एसिडोफाइल्स पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में, हेलोफाइल्स, मीथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स पढ़े थे। तो ये जो हेलोफाइल्स, मीथेनोजेंस या थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, ठीक है, इनकी कैपेसिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेते हैं, हाई एसिडिटी को रेजिस्ट कर लेते हैं। दैट इज बिकॉज कि उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको उनके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू एडेप्टेशंस व्हिच कैन बी सीन इन द एनिमल्स एज वेल, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताओ एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूट मींस मैम कोई मर जाता है उसको एट्रीब्यूट चल कुछ एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग होता है? एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है कि जो पॉपुलेशंस होती हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एनिमल क्या बनाता है? पॉपुलेशन बनाता है, ठीक है। तो हर पॉपुलेशन के कुछ क्वालिटीज होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कभी शो नहीं करता, रादर जो पूरी पॉपुलेशन है वो कलेक्टिवली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसको शो करती है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कभी भी इंडिविजुअल के नहीं होते, पूरे के पूरे होल ऑफ द पॉपुलेशन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, इनको अफेक्ट करने की कैपेसिटी इंडिविजुअल के पास होती है, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअल अफेक्ट तो कर सकता है लेकिन उसको पोजेस नहीं कर सकता। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो जो है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, हम लोग पर 1000 में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज पर 1000 पीपल, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ बॉयज पर 1000 चिल्ड्रन या पर 1000 टॉडलर्स, जो भी हम लोग एक मेजरमेंट ले लें, तो अगर हम लोग इस तरीके से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बॉयज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मान के चले हम लोग कि पिछले साल नंबर ऑफ बॉयज जो था 2019 में, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज जो था वो हम लोग मान लेते हैं 909, ठीक है, पर 1000 चिल्ड्रन, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लें कि 2020 में ये जो नंबर ऑफ बॉयज है ये रिड्यूस होकर के सिर्फ 900 पर 1000 चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक इंडिविजुअल भी यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ बॉयज का ये सेक्स रेशियो का पूरा एट्रीब्यूट है ये क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो किसी एट्रीब्यूट को अफेक्ट करने की कैपेसिटी, उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखता जरूर है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल जो है उसके पास भी ये एट्रीब्यूट हो, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज हम लोग तभी
तभी काउंट कर सकते हैं जब मल्टीपल नंबर ऑफ बॉयज़ की पॉपुलेशन हो, बहुत सारे बॉयज़ की पॉपुलेशन हो, तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक लड़के के बेसिस पे तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, है ना। तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है वो एट्रीब्यूट पोजेस करता है, लेकिन एक इंडिविजुअल कभी भी एट्रीब्यूट को पोजेस नहीं करेगा, हालांकि उसको अफेक्ट जरूर कर सकता है। समझ आया? ठीक है। ठीक है। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डेंसिटी होता है, नेटैलिटी होता है, मॉर्टेलिटी होता है, सेक्स रेशियो होता है, डिस्पर्सल होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायोटिक पोटेंशियल है, ग्रोथ फॉर्म्स है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं, जिनके बारे में हमको ब्रीफ में वन बाय वन देखना है। कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फॉर्मूले इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले एट्रीब्यूट पे हम लोग आते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जनसंख्या घनत्व। एग्जैक्टली, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। डेंसिटी या घनत्व कहने का मीनिंग क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। जैसे अभी एक गिवन क्लासरूम है, ठीक है, गिवन क्लासरूम के अंदर हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग हैं टोटल 6 लोग। ठीक है। अब हम लोग ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको कैसे मेजर करेंगे? इस क्लास का एरिया हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है। अब ये जो एरिया है हम लोग अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग इसको क्यूबिक मीटर्स में, ठीक है, या स्क्वायर फुट में, ठीक है, या एकड़ में, है ना। हम लोग अलग अलग यूनिट्स जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है या पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जिसको मान लो हम लोग एकड़ में या स्क्वायर मीटर में अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो पर स्क्वायर मीटर कितने लोग किसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो क्लासरूम है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 25 स्क्वायर मीटर में हम लोग कितने लोग हैं? 6। ठीक है। तो 6/25 स्क्वायर मीटर will be the population density of this particular classroom। समझ आया? ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसका पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है बुक में दिया है कि नहीं, आई डोंट नो। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन फाउंड इन अ यूनिट एरिया और स्पेस एट अ गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पे किसी यूनिट एरिया या स्पेस में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने के या कैलकुलेट करने के दो तरीके। ठीक है। पहला तो है टोटल काउंट, ठीक है, और दूसरा है रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। दो तरीके हैं, पहला है टोटल काउंट, दूसरा है रैंडम सैंपलिंग। टोटल काउंट का क्या मीनिंग है? टोटल काउंट का मीनिंग है कि लिटरली किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, जाके एक एक को काउंट करना। ठीक है। लिटरली अगर हम लोग एक एक इंडिविजुअल को जा करके अपने आंखों से देख करके काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं टोटल काउंट। ठीक है। और दूसरा टेक्निक है रैंडम सैम्पलिंग का। रैंडम सैम्पलिंग में अपन क्या करते हैं, इसमें सिंपली हम लोग कोई छोटे से पीस ऑफ लैंड में, ठीक है, देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका नंबर कितना है। ठीक है। फिर उसको हम लोग कोई भी बड़े एरिया से हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें एक प्रैक्टिकल आप लोगों का जो क्वाड्रेट मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। क्वाड्रेट मेथड जो है वो रैंडम सैम्पलिंग का एक तरीका है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ऐसे
लकड़ी का या मेटल का ऐसे स्क्वायर फ्रेम रहता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर फ्रेम है इसको मैदान में कहीं भी रैंडमली ऐसे फेंक दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इसका पर्टिकुलर मेजरमेंट रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट कितने नंबर में प्रेजेंट है। अगर हम लोग एक ग्रास है उसी का कैलकुलेशन करें, ग्रास का नाम होता है साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, ठीक है। साइनोडॉन डैक्टाइलॉन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रास, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ साइनोडॉन के प्लांट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि हमको 5 प्लांट्स मिलते हैं ये क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लंबा बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसमें कितने क्वाड्रेंट्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है इसमें हम लोग साइड बाय साइड क्वाड्रेंट को अगर रखते जाएं तो पूरे पीस ऑफ लैंड में कितने क्वाड्रेंट्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि ऐसे क्वाड्रेंट हम लोग इस पूरे मैदान में, ठीक है, 100 क्वाड्रेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 100 क्वाड्रेंट हम लोग रख सकते हैं और हर क्वाड्रेंट में हमको इसी तरीके से 5 साइनोडॉन के प्लांट्स मिल रहे हैं तो 100 × 5 = 500। तो मतलब ये जो पूरा पीस ऑफ लैंड है इसमें 500 साइनोडॉन डैक्टाइलॉन के प्लांट्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी टेक्निक है? ये रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक, ठीक है। और टोटल काउंट में अगर हम लोग पूरे मैदान में घूम करके एक एक प्लांट को खोज करके काउंट करेंगे तब जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आएगी वो टोटल काउंट मेथड से होगी, ठीक है। टोटल काउंट मेथड जो है इसको जनरली जैसे शेरों की गिनती करते हैं ना जंगलों में, ठीक है, शेरों की जब गिनती करते हैं तब टोटल काउंट का जो टेक्निक है उसको यूज किया जाता है। तो जो भी कंजर्व फॉरेस्ट वगैरह होता है ना जिसमें कान्हा किसली, बांधवगढ़ या हमारे यहाँ अचानक मार है, यहाँ पे जंगलों में ना जगह जगह क्या करते हैं कि कैमरे लगे हुए होते हैं। तो कैमरे जो है वो शेरों का जो मूवमेंट है उसको कैप्चर कर लेते हैं। अगर कैमरे के सामने से शेर जाता है तो उस मतलब वो मूवमेंट जो है उसको डिटेक्ट करके सिस्टम पे नोटिफाई करते हैं। फिर जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं वो लोग उस पर्टिकुलर कैमरे के पास जाते हैं, उस एरिया में जाते हैं और वहाँ पे जो शेर के पंजे के निशान बने होते हैं ना, पग मार्क्स बोलते हैं उनको, उसको देखते हैं। अब हर शेर के पंजे का निशान अलग होता है, तो कितने पंजे के निशान उनको मिल रहे हैं, कितने वैरायटी ऑफ पंजे के निशान मिल रहे हैं उनको, उस बेसिस पर वो लोग काउंट करते हैं कि इस जंगल के अंदर कितने शेर हैं, ठीक है। ये जो टेक्निक है ये टोटल काउंट की है और शेरों की गिनती में इसको यूज किया जाता है। प्लांट्स की जब हमको गिनती करनी होती है तब हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे जो है एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हमको पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है D = N/S, ठीक है। फॉर्मूला निकल के आता है D = N/S, ठीक है। कैपिटल D क्या है? कैपिटल D है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। N क्या है? N stands for total number of individuals, upon S. S is the units of space or area, ठीक है। कैपिटल D इज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन यूनिट्स ऑफ स्पेस और एरिया मेजर्ड, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद में और भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।